दोस्तों, कल हमने पॉलिटी में पंचायती राज का टॉपिक पढ़ा था। आज हम पॉलिटी में आपातकाल और संविधान संशोधन के बारे में ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आपने बहुत आज तक थोड़ा पढ़ा होगा। इसमें आज बहुत डीपली बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं सारे इसमें कवर किए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध का जो है संविधान के भाग 18 में जिक्र किया गया है। 352 से 360 तक जो अनुच्छेद हैं आपातकाल से संबंधित हैं। आपातकाल जो है 3 प्रकार का आपातकाल का जिक्र संविधान में किया गया है। तीनों देख लेते हैं। 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में हो सकता है, मतलब बाह्य युद्ध कि कोई अगर अन्य देश युद्ध कर दे, या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह का जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रयोग किया गया था। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। दूसरा है 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, या राज्य आपात भी इसको कहा जाता है। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र होता है वो शासन चलाने में विफल हो जाता है, मतलब किसी राज्य की सरकार शासन चलाने में असमर्थ हो जाती है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वो 356 के अनुसार लगाया जाता है। तीसरा है 360 अनुच्छेद से वित्तीय आपात, जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। ये आज तक अभी कभी भी भारत में ये नहीं लगा है। 360 आर्टिकल से कभी भी वित्तीय आपात भारत में आज तक नहीं लगा है। 352 से राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन जो है ये राज्य में लगता है, ये बहुत राज्यों में कई बार लग चुका है। तो ये 3 प्रकार के आपात होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। पहला ये है हमारा 352 आर्टिकल से। तो इसमें कुछ 44वें संविधान संशोधन से कुछ बदलाव किए गए थे। ये आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मतलब जो कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान संशोधन है जो मतलब आपातकाल से संबंधित है, तो ये आता है कि 44वां संविधान संशोधन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल से संबंधित है। तो 44वें संविधान संशोधन से जो है आपातकाल में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो एक चेंजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही आपातकाल लगाया जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही आपातकाल की घोषणा करेंगे, मतलब जब तक जो है कैबिनेट जो है जब तक लिखित सूचना राष्ट्रपति को नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेंगे। तीसरा है उद्घोषणा 1 माह तक रहेगी, उसके बाद दोनों सदन विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर 6 माह तक उसे बढ़ा सकते हैं। पहले यह 2 माह का समय था, लेकिन अब इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 माह का समय कर दिया गया है। 1 माह के अंदर जो सदन को विशेष बहुमत से, ये भी इम्पोर्टेंट है, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके 6 माह तक इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर से पुनः विशेष बहुमत पारित करने का पड़ेगा, फिर से 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपात की उद्घोषणा पूरे भारत या किसी विशिष्ट क्षेत्र तक रख सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में ही जरूरी हो, किसी भी क्षेत्र में आपात लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, मतलब जहाँ पे जरूरत हो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है पूरे संविधान में, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से देख लेते हैं। आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून जो है आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावित रहते हैं। मतलब अगर जब आपातकाल लगा हो तो किसी भी राज्य के लिए कोई अगर कानून बनाया जाता है तो वो जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 माह तक प्रभावी रहता है। केंद्र और राज्य के मध्य जो वितरण होता है, मतलब वित्तीय, मतलब जो बजट दिया जाता है उसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब जो अगर आपातकाल लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार में एक ही वर्ष बढ़ेगा। और आपातकाल के बाद 6 माह तक, आपातकाल अगर समाप्त हो गया है तो 6 माह तक जारी रह सकता है। उसके 6 माह के अंदर अंदर आपको दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। तो एक बार में सिर्फ एक वर्ष बढ़ सकता है और आपातकाल के बाद सिर्फ 6 माह रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब देख लेते हैं कि जो
आपातकाल की उद्घोषणा है उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो राष्ट्रपति उसको स्वयं वापस ले सकता है, अपनी मर्जी से कभी भी राष्ट्रपति उसको वापस ले सकते हैं, या निर्धारित समय सीमा पे दोनों सदन से 2/3 बहुमत से इस काल का अगर विस्तार नहीं होता है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो 1 माह के अंदर संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसको बढ़ाया जाता है 6 माह के लिए। अगर ये संसद नहीं करती है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्या है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे, उसके बाद राष्ट्रपति उस बैठक को बुलाता है और उसमें सिर्फ साधारण बहुमत से ही संकल्प वापसी का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं, या तो संसद 2/3 बहुमत से इसको आगे ना बढ़ाए, 2/3 बहुमत से आगे ना बढ़ाए, या राष्ट्रपति उसको स्वयं वापस ले ले, या लोकसभा के 1/10 सदस्य बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को लिखित सूचना दें, उसमें साधारण बहुमत से, ये जो है वो विशेष बहुमत से होता है, ये साधारण बहुमत से ही संकल्प वापस का प्रस्ताव हो सकता है। तो ये 3 तरीके उद्घोषणा की समाप्ति के हैं। अब दूसरा है हमारा राष्ट्रीय आपात, नहीं सॉरी, ये पहला ही अभी राष्ट्रीय आपात ही हमारा, ये अभी तक 3 बार लगा है। पहला जो है चीनी आक्रमण के कारण 1962 से 1968 तक प्रभावी रहा। दूसरा जो है 1971 से 1977 तक पाकिस्तान द्वारा अघोषित युद्ध के कारण, पाकिस्तान द्वारा 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके कारण आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी। तीसरा है 1975 से 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 बार अभी तक हमारे भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकार जो है 358 और 359, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपात, अगर राष्ट्रीय आपात जो है बाह्य युद्ध आक्रमण के कारण लगा है तो 19 जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के मूल अधिकार की जो स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, आजीविका चलाने की, इस प्रकार से जो 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अगर राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के कारण लगा है तो ये समाप्त नहीं होंगे। ये दोनों फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट है। 358 में ये कहा गया है, मतलब 2 कारणों से राष्ट्रीय आपात लगता है ना, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो इस वाले युद्ध या बाह्य आक्रमण में तो ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आंतरिक अशांति के कारण अगर आपातकाल लगा है तो ये नहीं होंगे समाप्त। अब इसके लिए भी एक वो बना है कि अनुच्छेद 359 जो है राष्ट्रपति आदेश निकालकर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। ये अनुच्छेद 359 में कहा गया है। मतलब जैसे यहाँ आंतरिक अशांति में ये स्वतः समाप्त नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति आदेश निकालकर इनको समाप्त कर सकता है। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें अनुच्छेद और 20 और 21 को 359 से निलंबित नहीं कर सकते। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जो आर्टिकल हैं अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। एक और चीज़ बताई थी मैंने कि कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल से संबंधित है, मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ें आपातकाल में हुई हैं वो है 44वां संविधान संशोधन। तो ये जो मैं अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन, या इसको हम राज्य आपात भी कहते हैं। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र शासन चलाने में विफल हो जाता है, या जो सरकार है वो शासन चलाने में विफल हो जाती है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, 2 माह तक प्रवृत्त रह सकती है। इसमें क्या है, वो 1 माह तक था राष्ट्रीय आपात, ये 2 माह तक। संसद द्वारा दोनों सदनों में 6 माह के बाद साधारण बहुमत के लिए बढ़ा सकती है। अगर नहीं बढ़ाती तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे क्या था कि 1 माह के अंदर, यहाँ पे 2 माह है, राष्ट्रीय आपात में 1 माह था। यहाँ पे जो है संसद साधारण बहुमत से ही बढ़ा सकती है, वहाँ पे 2/3 सदस्य के विशेष बहुमत से बढ़ाया जा सकता था। तो ये दोनों अंतर है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में। अगर ये नहीं बढ़ाती तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक किसी स्थान पर राष्ट्रीय आपात हो, मतलब 1 वर्ष से अधिक तभी रह सकता है, मतलब प्रारंभ में 1 वर्ष से अधिक रहेगा, और 1-1 वर्ष करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। तो 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक लागू रहेगा। 1 वर्ष से अधिक 2 कंडीशन हो सकती है। अगर मतलब भारत में, देश में किसी भी राष्ट्र स्थान पर राष्ट्रीय आपात हो तो उसको बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष से ज़्यादा, या निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव कराने में अभी सक्षम ना हो।
तब भी हम उसको 1 वर्ष से ज़्यादा उसको राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन हुआ। इसको आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उद्घोषणा को वापस ले सकता है। इसमें किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है किसी में, उसमें किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। मतलब जो सरकार होती है उसको, पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देता है। और राज्य का जो शासन है वो राज्यपाल सचिव की सहायता से चलाता है। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति का एक वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरफ से जो है राज्य का शासन चलाता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है यदि लोकसभा सत्र में न हो। अगर है तो संसद, मतलब जो है अगर जैसे किसी राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति, मतलब पहले तो अगर संसद है, लोकसभा है, तो संसद इसके लिए कानून बनाएगी। अगर लोकसभा नहीं है तो राष्ट्रपति उसके लिए अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकते हैं। ये अधिकार है। 1994 में SR बोम्बई और बनाम भारत संघ में राष्ट्रपति शासन उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय है। मतलब उच्चतम शासन उच्चतम न्यायालय में इसको ले जा सकते हैं। अब ये दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा है वित्तीयापात, जो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय स्थायित्व संकट में, साख संकट में लगता है। ये अभी तक हमारे भारत में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। 38वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को शक्ति एवं अंतिम निर्णायक शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति इसको जब चाहे लगा सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली हुई है। 44वें संविधान संशोधन से ये हुआ कि न्यायालय में इसको चुनौती भी दे सकते हैं। 2 माह तक प्रवृत्त होने के बाद संसद द्वारा इसको साधारण बहुमत द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। बाकी जो पहले दो मतलब हमारा राष्ट्रीयपात और राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका एक बार बढ़ाने के बाद जो है मैक्सिमम जो कितने महीने तक रह सकता है उसका कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। तो ये एक बार अगर बढ़ा दिया तो अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा। लेकिन अभी तक हमारे भारत में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। तो ये हमारे जो आपातकाल थे उससे संबंधित। अब देख लेते हैं, राष्ट्रपति प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लगा था 1951 में, और सर्वाधिक बार जो है जम्मू कश्मीर में लग चुका है, सबसे ज़्यादा बार। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, उसी को फिर संसद द्वारा बढ़ा दिया गया था 22 अप्रैल 2016 से 11 मई। तो पूरा जो है वो 27 मार्च से 11 मई तक है। अगर राष्ट्रपति शासन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 27 मार्च से 11 मई। आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है, आपातकाल उपबंध को। तो ये हमारा आपातकाल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देखते हैं, संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? संसद को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। कौन से आर्टिकल से दी गई है? अनुच्छेद 368। कौन से भाग से दी गई है? अनुच्छेद 368 और भाग 20 में व्याख्या की गई है। इसको जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रक्रिया क्या है? एक तो अदृश्य प्रक्रिया होती है, एक दृश्य प्रक्रिया होती है। अदृश्य प्रक्रिया उस प्रकार की होती है जैसे किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की गई हो और वो ही कानून बन जाए, तो उसे अदृश्य अनौपचारिक कहते हैं। न्यायालय द्वारा या विधायन या दोबारा पूर्ति करके, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे कोई न्यायालय किसी मामले पर टिप्पणी करके उसको कानून माना जा सकता है। दृश्य में क्या है? दृश्य में 3 प्रकार से बहुमत पारित करके संसद कानून बना सकती है। एक तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की कम से कम उसमें सर्वसम्मति होनी चाहिए। ये 3 प्रकार से इसको हम लागू कर सकते हैं। पहला देख लेते हैं, साधारण बहुमत। इनको 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि कोई ये छोटे मोटे टॉपिक पर होता है, इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत से हो जाता है। दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति हो गई चाहिए। मतलब आधे से अधिक लोगों ने सहमति संसद में जो उपस्थित हैं उन्होंने कर ली, तो ये साधारण बहुमत माना जाता है। इसमें कौन कौन से उस पर हम करते हैं? जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य सीमा में परिवर्तन, विधान परिषद का सृजन करना या उत्पादन मतलब उसको हटाना, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में जो परिवर्तन होता है। तो ये कोई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिससे संविधान में संशोधन माना जाए, तो इसलिए इसे साधारण बहुमत द्वारा ही कर दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा अगर संघीय ढांचे से संबंधित है, जैसे प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान देने वालों के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, 2/3 सदस्यों का,
जैसे मूल अधिकार में कुछ परिवर्तन करने हो, नीति निर्देशांक तत्व में कोई परिवर्तन करने हो, तो उसमें विशेष बहुमत होना चाहिए। आगे देखते हैं, पहला साधारण बहुमत हो गया, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा ये है कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तब संशोधन को इसको माना जाता है। इसमें संशोधन कौन कौन से आर्टिकल में होता है? 54, 55, 73, 162, 241 जो है, इन आर्टिकलों में जो है परिवर्तन इसके द्वारा होता है, इस विधि के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संघ व राज्यों की कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी उसमें वो करना हो चेंजेस, संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित, संघ और राज्य की विधायी शक्ति, और अनुच्छेद खुद 368 से संबंधित अगर कुछ परिवर्तन करने हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा होगा। अब आगे देखते हैं विभिन्न चरण कि मतलब कैसे कैसे होते हैं। सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता, मतलब सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, संशोधन के लिए किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति की मंजूरी जो है, दोनों जब सदन में बिल पेश हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन में जो है, किसी भी अगर संविधान को संशोधित कर रहे हैं तो उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। राष्ट्रपति के पास इस पर वीटो पावर भी नहीं है कि मंजूरी देने के लिए बाध्य है, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो है इस पर कोई वीटो पावर भी नहीं होती कि वह इस पर मंजूरी ना दे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से जो है पुनर्विचार के लिए इसको भेज सकता है। 42वें संविधान संशोधन से जो है उसको, राष्ट्रपति को किसी भी उस पर बाध्य करने के लिए जो है संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। यह भी वीडियो के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन 44वें से जो है इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं केशवानंद। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। इसमें संसद अनुच्छेद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर मूल अधिकार या अन्य भाग में संशोधन कर सकती है। पहले संसद को जो क्या था, संविधान में अधिकार, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं था, लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य से इसको जो है संविधान के अनुकूल, प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकते। अगर संविधान के अनुकूल है तो संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केस में संसद को अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची ऐसी सूची है जो अगर कोई भी विषय इसमें नवी अनुसूची में डाल दिए जाते हैं तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। मतलब उनमें जो है न्यायालय में हम नहीं जा सकते। नवी अनुसूची में जो है अगर कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। तो अगर इसमें कोई भी विषय डाल दिया जाता है तो उस पर हम न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। दूसरा है इंपॉर्टेंट, देखते हैं खाली, 7वां संविधान संशोधन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पूरे भारत को 14 राज्यों व 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बांट दिया गया। जो हमारा राज्य गठित हुआ है, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसका गठन 1953 में हुआ था। लेकिन 1956 के अनुसार 1956 में जो है संविधान संशोधन हुआ 7वां, उसमें पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। अब अगला देख लेते हैं 10वां संविधान संशोधन से 1961 में दादर नगर को भारत ने संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बनाया, दादर नगर हवेली को। 12वां संशोधन था, गोवा व दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। 13वां संशोधन था 1962 में, नागालैंड को विशेष प्रावधान कर राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे जो है गोवा और दमन द्वीप को पहले एक साथ लिया गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके गोवा को अलग राज्य बना दिया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 15वां जो है 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति है, मतलब सेवा मुक्ति 60 से 62 वर्ष कर दी गई। मतलब जो रिटायर होंगे वो 60 वर्ष में ना होकर 62 वर्ष में होंगे। ये 15वां संविधान संशोधन था 1963 में। ये तीनों संविधान संशोधन जो है ये हमारी अनुसूची 8 से संबंधित है, जो भाषा उल्लेख है। पहले हमारी जो अनुसूची 8 थी उसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं 3 संविधान संशोधन करके। तो अब कुल हमारी 22 भाषाएं उसमें हैं। पहला देख लेते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
दूसरा हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें ट्रिक है नमक, न, मैं, कै, तो नमक से हम याद रख सकते हैं। तीसरा है 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें संथाली, बोडो, डोगरो, मैथिली, डोगरी, मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब हमारी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971, मूल अधिकार में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। मतलब जो अगर मूल अधिकार में परिवर्तन होता है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, तो वह उसको अनुमति देने के लिए बाध्य है। 31वां संविधान संशोधन जो है 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा के सदस्य 525 से 545 कर दिए और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य 25 से घटाकर 20 कर दिए। 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा, और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं 41वां संविधान संशोधन 1976 में लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी आयु मतलब सेवा मुक्ति की 60 से 62 वर्ष कर दी गई। जैसे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कर दी थी 15वें संविधान संशोधन से, ऐसे ही लोक सेवा आयोग के सदस्यों की गई है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। अब आगे देखते हैं, ये जो 2 आर्टिकल मतलब जो 2 संविधान संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें इतना परिवर्तन हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा संविधान में परिवर्तन हुए थे। इन दोनों को हमने एक साथ इसलिए लिया है कि जो अधिकतर संशोधन 42वें संविधान संशोधन से हुए थे उनको 44वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया है, इसलिए दोनों चीज़ों को हमने एक साथ लिखा है। सबसे पहले देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां हुआ 1978 में। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ, मतलब कुल 53 अनुच्छेद में चेंजेस हुए थे। इतना बड़ा बदलाव हुआ तो इसे इसलिए लघु संविधान कहा गया है। दूसरा है ये, इसका उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यापक परिवर्तन जो हुए थे उनको निरसित करना, मतलब निरस्त कर देना, और संविधान को जो पहला मूल स्वरूप था उसी मूल स्वरूप में वापस लाना इस संविधान का उद्देश्य था। मतलब जो संविधान 44वां संविधान संशोधन करने का उद्देश्य था वो ये था कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये संशोधन हुए उनको निरस्त करके फिर से मूल स्वरूप में लाना। तो सारे तो निरस्त नहीं हुए लेकिन कुछ को जो है फिर से वही मूल स्वरूप में लाए, वो हम देखते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से संविधान संशोधन से, जो प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन से चेंजेस हुए हैं, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 51 के कै में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। 51 के कै में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। तो मूल कर्तव्य यहाँ जोड़े गए। अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था संपत्ति का, वो मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के कै में कानूनी अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया है। तो ये 44वां संविधान संशोधन था। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा की समय सीमा जो है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसको निरस्त कर दिया गया है और फिर से 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दी। तो ये जो है इस वाले संविधान को निरस्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इस वाले फैक्ट को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 74 में जो है संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति जो है मतलब जैसा मंत्रिपरिषद चाहेगी वैसे ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन इसको निरस्त करके 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। ये वीडियो में आया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति को इतना अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये अधिकार दिया गया है।
अब बात करते हैं 368 में संसद द्वारा किया गया संशोधन न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, लेकिन 368 में संशोधन संसद की अनुचित शक्ति को रद्द किया। इसमें यह कहा गया है कि जो अगर संसद किसी भी संविधान में संशोधन करती है तो उसको किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन संसद की इस शक्ति को जो है 44वें संविधान संशोधन से रद्द कर दिया। इससे कहा गया है कि जो अगर संसद अनुचित कोई संशोधन करती है तो उसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो ये इसके द्वारा किया गया था, इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगला देखते हैं आपातकाल के लिए क्या क्या चेंजेस हुए, वो मैंने आपातकाल वाले टॉपिक में बता दिए थे कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए आपात उद्घोषणा कर सकता है, ये बता दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये सारे टॉपिक आपातकाल के जो हैं, ये जैसे आंतरिक अशांति को के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह, ये बता दिया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही उद्घोषणा करेगा आपातकाल की, तो ये सब 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। उद्घोषणा जो है पहले 2 माह की जगह 1 माह के भीतर संसद को वो भी विशेष बहुमत से बढ़ाना होगा आपातकाल को, और 6 माह बाद पुनः अनुमोदन करना होगा। 358 में अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। राष्ट्रीय आपात या युद्ध बाह्य आक्रमण से नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह अगर है मतलब इसमें हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के अगर दौरान अगर ये रद्द करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को लिखित आदेश निकालना होगा। तो ये 44वां संविधान संशोधन था। 42वें से देखते हैं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्य सूची के जो विषय थे शिक्षा, नापतोल, वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय का प्रशासन, जंगली जानवर और पक्षी को संरक्षण, इनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें। आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई है। मतलब जो नीति निर्देशांक सिद्धांत है वो मूल अधिकारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा दायरे के बाहर रखा गया है। किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा गया है, लेकिन 44वें द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय में अगर कोई कानून संविधान के अनुचित है तो उसको न्यायालय ले जाया जा सकता है। न्यायालय को जो 42वें संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करना था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसकी जो शक्तियाँ है वो पुनः वापस कर दी गई है न्यायालय की। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 3 नए राज्य नीति निर्देशांक सिद्धांत में क्या क्या परिवर्तन हुए 42वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48 में बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। 48 के कै में पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा देखते हैं अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। यह शक्ति 39वें संविधान संशोधन से छीन ली गई थी। मतलब कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है तो वो 39वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय से छीन ली गई थी, लेकिन अब न्यायालय को ये वापस कर दी गई है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अन्य विषयों पर, मतलब पहले हाई कोर्ट को जो है खाली मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान थी, अब वह अन्य विषयों पर भी जारी कर सकता है। तो ये जो 42वें और 44वें संविधान संशोधन था बहुत ज़्यादा डीपली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जितना भी 3-4 बुक से वो डाटा मैंने कलेक्ट किया है, इंटरनेट से भी कलेक्ट किया है, तब जाके मैंने 42वें और 44वें संविधान संशोधन को ये इकट्ठा किया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल कानून 1985 में। पहली अनुसूची मतलब जो नवी अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से।
ये चारों अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ये चारों सूची जो हैं अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं, पहला, 52, 73 और 74। इस प्रकार याद रखना। आगे देखते हैं 1986 में 53वां संविधान संशोधन मिजोरम को 371 के जी में लिया गया। 1986 में 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल राज्य बना। 1987 में 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य बना। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान की आयु सीमा जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 61वां संविधान संशोधन 1989 इंपॉर्टेंट है। 65वां 338 अनुच्छेद में संशोधन कर SC/ST आयोग का गठन करने की बात कही गई 338 अनुच्छेद में। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा विधान सभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और उसमें विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया, मतलब विधानसभा होगी दिल्ली में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। ये कल की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। 243 से 273 तक आर्टिकल जोड़े, भाग 9 को जोड़ा गया। पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, जो लागू कब हुआ 24 अप्रैल 1993 को। उसके बाद बात करते हैं 74वां, ये नगर पालिका नगर स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 243 तय से 243 यह 6 अनुच्छेद जोड़े गए, भाग 9 का कै जोड़ा गया था इससे। ये हुआ था 1 जून 1993 को लागू। बात करते हैं 76वां संविधान संशोधन। तमिलनाडु के 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। मैंने बताया था नवी अनुसूची जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। 78वां संविधान संशोधन 1995, इसमें 27 भूमि सुधार करके नवी अनुसूची में शामिल किए गए। नवी अनुसूची में वर्तमान में 284 विषय हैं, मतलब इन 284 विषय को हम न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकते। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसमें लोकसभा व विधानसभा की सीटें जो हैं वो 2026 तक जो हैं वो ही रहेंगी। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 42वां और 44वां इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 चीज़ों में परिवर्तन हुआ। एक तो मौलिक अधिकार में, नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, तीनों में परिवर्तन किया गया। 21 के कै में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार को जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में राज्य बालक की 6 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 14 वर्ष तक के बच्चों को। मूल कर्तव्य में जो परिवर्तन हुए, 51 कै में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां ये जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या उनके संरक्षक जो हैं शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो 86वां संविधान संशोधन 3 चीज़ों में परिवर्तन हुआ, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशांक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं 89वां संविधान संशोधन। 338 कै में ST आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अलग से किया गया, मतलब पृथक कर दिया गया। अभी मैंने पीछे बताया था कि 338 में जो है SC/ST आयोग की बात की गई है, लेकिन अब ST आयोग को SC आयोग से अलग कर दिया गया है 89वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन। लोकसभा या विधानसभा में मंत्री परिषद की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती, मतलब 100 सदस्य हैं तो 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, मतलब कहने का ये है 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकती। 93वां संविधान संशोधन। SC/ST OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध किए गए। 96वां संविधान संशोधन। उड़िया के स्थान पर ओडिया भाषा को 8वीं अनुसूची में पढ़ा जाएगा, उड़िया के स्थान पर ओडिया भाषा। 57वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक स्थान दिया गया और संरक्षण प्रदान किया गया। 9 के ख में, 9 में क्या है, 9 में जो है पंचायती राज है। 9 के कै में जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया, और 9 के ख में जो है वो सहकारी समिति जोड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, कई एग्जाम में आया है कि 9 के सहकारी समिति किस में है, 9 के ख में। और इसमें और कहाँ का परिवर्तन हुए हैं, 243 के ये जैसे 243 के ये न जोड़े गए हैं।
43 के ख भी जोड़ा गया है, इससे नीति निर्देशांक तत्व में जोड़ा गया है। और मौलिक अधिकार में 19 का कै 19 के 1 में ग जोड़ा गया है, सहकारी समिति का मूल अधिकार। तो इसमें भी 3 परिवर्तन हुए हैं। भाग 9 में ये आर्टिकल जोड़े गए। नीति निर्देशांक सिद्धांत में 43 का ख जोड़ा गया और मौलिक अधिकार में 19 के कै में ग जोड़ा गया। तो ये 57वां संविधान संशोधन था। अब जो हमारे करंट में कुछ हुए पहले उनको देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण, मतलब दोनों देशों ने कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया है, 2015 में संशोधन हुआ। 101वां संविधान, जीएसटी लागू हुआ 279 के, और ये जो आर्टिकल है इनमें परिवर्तन हुआ। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन हुआ। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102वां संविधान संशोधन जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 338 के ख में। 338 में एस मतलब अनुसूचित जाति आयोग, 338 कै में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 ख में ओबीसी आयोग मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण, जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाता है, 2019 में आया ये संशोधन। 104वां संविधान संशोधन है, इससे एल्गो इंडियन का जो मनोनयन को वो निरस्त कर दिया गया। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी एक एल्गो इंडियन से आता था, 70 विधानसभा सीटें एक एल्गो इंडियन से आता था, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। लेकिन 17वीं लोकसभा तथा 25 जनवरी 2020 से अगर कोई विधानसभा पहले गठित है तो तब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता, तब तक वो उसमें बना रहेगा। और SC ST आरक्षण को 10 वर्षों का विस्तार दिया गया है, 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 104। अब बात करते हैं, लास्ट है हमारा 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्य सरकार को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार है, मतलब ओबीसी जो जाति है उसको अपनी सूची, ओबीसी जाति की सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। तो ये हमारा अभी करंट का ही है क्वेश्चन, 105वां संविधान संशोधन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी EWS भी अभी हाईलाइटेड में था, इसलिए इसको भी याद रखना है। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा आया था ये। तो ये आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो आपातकाल और एक हमारा संविधान संशोधन। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।